In the last video, we have discussed some of the exercise questions of chapter solution. और जो questions हम already discuss कर चुके हैं वो थे 30, 32, 33, 34, 35, 40 and 41 from exercise. अब इस वीडियो में भी हम कुछ questions जो हैं exercise के उनको discuss करेंगे. सारे questions को एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में बिठा पाना थोड़ा मुश्किल होता है. तो हम कुछ कुछ थोड़े थोड़े करके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उनको कवर करेंगे. तो सम ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 26. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज, if the density of lake water is 1.25 gram per ml and contains 92 gram of Na plus ions per kg of water, calculate the molality of Na plus ions in the lake. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में निकालना क्या होता है हमको. तो क्वेश्चन में हमें ये क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमसे मोलालिटी निकालने के लिए. मतलब हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है क्वेश्चन में वो है मोलालिटी का. Now we all know that molality is equal to number of moles of solute per kg of solvent. अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सॉल्यूट है कौन. सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, सॉल्यूट है Na प्लस आयंस. वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि उसमें डिज़ोल्व किया गया है. तो सॉल्यूट कौन है, Na प्लस आयंस. तो मतलब हमें किसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, Na प्लस के. तो हम उसके मोल्स निकालते हैं. नाउ नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास. अब देखिए कितना मास दिया हुआ है Na प्लस का. क्वेश्चन में मास दिया है Na प्लस का 92. तो मास इन ग्राम्स हो गया 92. मोलर मास आएगा उसके एटॉमिक मास से. एटॉमिक मास कितना होता है Na प्लस का या सोडियम का, 23 होता है. तो 92 अपॉन 23 हो गया, कितना आ गया 4. तो नंबर ऑफ़ मोल्स Na प्लस के कितने हो गए, 4 हो गए. ठीक. तो अब सॉल्वेंट कौन है, वाटर है. तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुछ भी हमसे नहीं करवाना चाहता है. उसमें लिखा है कि Na प्लस आयंस पर केजी ऑफ वाटर, मतलब 1 kg वाटर है. तो मोलालिटी इज़ इक्वल टू 4/1. 4 इज़ द नंबर ऑफ़ मोल्स. सॉल्वेंट कितना है, 1 kg. तो 4/1 मोलालिटी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी. तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. That was question number 26. So this was a very easy question. तो वो हमने कर लिया है. Now next question जो हम डिस्कस करेंगे that is question number 27. अब question number 27 देखें क्या है. If the solubility product of CuS is 6 into 10 to power minus 16, calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution. हमसे क्या कह रहे हैं निकालने के लिए, मैक्सिमम मोलारिटी निकालने के लिए कह रहे हैं. और जैसे ही मैंने सोल्यूशन शुरू करा है मैंने लिख दिया है मैक्सिमम मोलारिटी इज़ इक्वल टू सॉल्युबिलिटी. अब जैसे ये दिखेगा तो सबके दिमाग में आएगा कि भाई मैक्सिमम मोलारिटी को सॉल्युबिलिटी के बराबर क्यों रख दिया गया है. तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अपना 11th का जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले. तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सॉल्युबिलिटी भाई. तो डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर. मतलब किसी भी टेम्परेचर में सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो अगर हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दें तो हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट है टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या करें, ग्राम्स में लिख दें. तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो एक में हमने क्या किया, ग्राम्स के टर्म्स में लिख दिया. दूसरा हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है कैसे बता सकते हैं, दूसरा हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बता सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में. तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब भाई ये नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर एक्चुअली क्या है, ये
मोलारिटी है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्युबिलिटी और मोलारिटी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसीलिए हमने ऊपर क्या लिख दिया है, मैक्सिमम मोलारिटी इज़ इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक, मैक्सिमम मोलारिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम डिज़ोल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब है सॉल्युबिलिटी। तो मैक्सिमम मोलारिटी इज़ इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, ये एक बात हो गई। अब क्वेश्चन में दिया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यूज़ हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करना है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर हमको यूज़ करना है तो हम थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपना रिवाइज़ कर लेते हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है, 11th में पढ़ा था। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज़ KSP। सबसे पहली बात तो हम जो दिमाग में अपने बैठा लें वो ये कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा उन सॉल्ट्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है जो फुल्ली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। फुल्ली डिज़ोल्व नहीं होते मतलब वो होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल फिज़िकल केमिस्ट्री के टर्म्स में, और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में कहें तो वो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए निकाला जा रहा है, उन सॉल्ट्स के लिए जो फुल्ली डिज़ोल्व नहीं होते। फुल्ली डिज़ोल्व नहीं होते मतलब अगर हम सॉल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे तो कुछ सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व होकर डिसोसिएट होगा, और बाकी जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व होकर डिसोसिएट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमें समझना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, तो हम ज़रा एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्ट है AB। ठीक, अब ये जो सॉल्ट है AB, इसका हमने बनाया सोल्यूशन, और जब हमने सोल्यूशन बनाया तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो पूरा तो नहीं पर कुछ सॉल्ट जो था वो डिज़ोल्व हुआ और उसने डिसोसिएट करके A+ और B- जो है आयंस बना लिए। हमने लगाई है डबल हेडेड एरो क्योंकि रिएक्शन जो है वो एक रिवर्सिबल है, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल है भाई, तो पूरा सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो नहीं रहा है, तो हमने डबल हेडेड एरो लगा दी है। अब अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है मतलब रिएक्शन आगे भी हो रही है, प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट कंबाइन करके रिएक्टेंट भी बना रहे हैं। तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है डबल हेडेड एरो वाली, तो उसके केस में हम कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ प्रोडक्ट कौन है, A+ और B-, तो उसकी कंसंट्रेशन रख दी। रिएक्टेंट कौन है, AB, तो उसकी भी कंसंट्रेशन रख दी। अब एक और चीज़ हम याद करें तो हमने 11th में पढ़ा था कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो अगर हमारा रिएक्टेंट प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड ऐसा कुछ है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मान लेते हैं, कांस्टेंट। AB इधर आ गया, कांस्टेंट है, K अपने आप में कांस्टेंट है, दोनों मिलकर क्या बनाया उन्होंने, KSP बनाया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक नया कांस्टेंट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ क्या हो गया, इज़ इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A+ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B-। A और B क्या हैं, ये हैं हमारे प्रोडक्ट। तो सिंपल टर्म्स में देखें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी कंसंट्रेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिल जाता है। तो क्या करना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, भाई प्रोडक्ट आ ही रहा है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यूज़ करनी है हमें किसमें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसी की कंसंट्रेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसका मतलब क्वेश्चन में जो सॉल्ट यूज़ किया गया है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। सॉल्ट कौन है, CuS। हमने मान लिया है कि इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, S है। अब जैसे ही हम इस सॉल्ट का सोल्यूशन बनाएंगे तो ये जो है डिसोसिएट करके Cu2+ और S2- बना देगा। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होने का मतलब है कि मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी 10 है, तो अगर सॉल्युबिलिटी 10 हुई तो 100 में से 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, और 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो 10 Cu2+ आयन बनेगा और 10 S2- बनेगा। तो यहाँ 10 हमें पता तो है नहीं, तो 10 की जगह हमने सॉल्युबिलिटी कितनी मान ली है, S।
एस सॉल्युबिलिटी मानने का मतलब है कि एस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट करेंगे, और अगर एस मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करेंगे तो एस CO2+ बनेगा और एस S2- बनेगा। ठीक, तो CO2+ की कंसंट्रेशन हो गई एस और S2- की भी कंसंट्रेशन हो गई एस। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? CO2+ और S2-, और इनकी कंसंट्रेशन क्या है? CO2+ की भी एस है और S2- की भी एस है। तो KSP इज इक्वल टू S², या S इज इक्वल टू √KSP। KSP की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 × 10⁻16, वो हम रख देंगे और अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमें सॉल्युबिलिटी का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। एंड सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम मोलैरिटी, वो हमने ऊपर लिखा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.45 × 10⁻8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, पर क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट है और 12th में हम आते आते 11th वाली चीज़ें तो भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है वो फ़िलहाल जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ वेरी इजी। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन C9H8O4 इन एसीटोनाइट्रिल CH3CN when 6.5 gram of C9H8O4 is dissolved in 450 gram of CH3CN। तो क्या निकालना है? मास परसेंटेज, है ना। कैलकुलेट द मास परसेंटेज कह रहे हैं ये। अब मास परसेंटेज क्या होता है भाई? मास परसेंटेज होता है मास ऑफ कॉम्पोनेंट, जिसका भी हमें निकालना है, अपॉन टोटल मास इंटू 100। अब यहाँ कॉम्पोनेंट कौन है जिसका मास परसेंटेज निकालना है भाई? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का मास ऊपर रखेंगे क्योंकि वही वो कॉम्पोनेंट है जिसका हमें मास परसेंटेज निकालना है। तो एस्पिरिन का कितना मास है? एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्रिल व्हेन 6.5 grams ऑफ C9H8O4 इज डिसॉल्व्ड। तो एस्पिरिन का मास कितना हो गया? 6.5। नीचे क्या रखते हैं? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मास कैसे आएगा? जो भी दोनों हैं उनके मास का सम कर देंगे तो टोटल मास हो जाएगा। तो दो मास क्या क्या है? एक है 6.5 और दूसरा है 450। तो 450 + 6.5 × 100, तो मास परसेंटेज आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 28। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि नेलोरफिन C19H21NO3 similar to morphine is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. Dose of nelorphine generally given is 1.5 mg. Calculate the mass of 1.5 × 10⁻³ m aqueous solution required for the above dose। अभी क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि नेलोरफिन एक कंपाउंड है, फॉर्मूला भी दिया है उसका, और ये कह रहे हैं कि ये कंपाउंड जो है, ये जो नारकोटिक यूज़र्स मतलब जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनमें जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग जो है वो इस्तेमाल होता है। और इस ड्रग का जो डोज़ उनको दिया जाता है वो डोज़ है 1.5 mg मिलीग्राम्स। अब हमारे पास ये नेलोरफिन का एक सोल्यूशन इन्होंने बना के रखा है मोलालिटी के टर्म्स में, और जो सोल्यूशन बनाया है उसकी मोलालिटी इन्होंने दी है, और मोलालिटी दी है उस सोल्यूशन की कितनी? 1.5 × 10⁻³ m। तो एक सोल्यूशन इन्होंने बना के रखा है नेलोरफिन का, और हमसे ये पूछ रहे हैं कि इस सोल्यूशन का ये कितना मास पेशेंट को दें ताकि जो नेलोरफिन का डोज़ है 1.5 mg वो कंप्लीट हो जाए। तो सोल्यूशन तो खूब बना के रखा है, अब उसमें से कितना सोल्यूशन दें कि नेलोरफिन का डोज़ जो है वो पूरा हो जाए। तो देखते हैं क्या करना है। अब मोलालिटी की बात हो रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मोलालिटी की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मास वास सब दिया है, तो हम लिख लेते हैं कि मोलालिटी इज़ इक्वल टू WB × 1000 अपॉन MB × WA। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है। WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है।
एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। अब यहाँ सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है पहले ये डिसाइड कर लें, है ना। तो नेलोरफिन क्या है, वो सॉल्यूट है। नेलोरफिन क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट कौन है, ये एक्वस सॉल्यूशन, देखो सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है कि एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है, मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो सॉल्यूट है नेलोरफिन और सॉल्वेंट है वाटर। तो डब्ल्यू बी सॉल्यूट का मास देखें कितना है, सॉल्यूट कौन है, नेलोरफिन। क्वेश्चन में नेलोरफिन का मास दिया है कितना, 1.5 mg, 1.5 mg। अब क्वेश्चंस में हम जनरली जो है ग्राम में इसको बदल देते हैं, तो 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स आएगा। अब ये क्या है, ये डब्ल्यू बी है। डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और वाटर का क्वेश्चन में कहीं कोई मास नहीं दिया है तो हमको नहीं पता है वो। तीसरा क्या है, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन है, नेलोरफिन है, और नेलोरफिन का फॉर्मूला जो है वो क्वेश्चन में दिया है, ये C19H21NO3। तो उसके फॉर्मूले से उसका हम मोलर मास निकाल लेंगे। 12 कार्बन है, अरे 19 कार्बन है, और कार्बन का मास 12 होता है, तो 12 इंटू 19। 21 हाइड्रोजन है, 1 होता है मास, एटॉमिक मास, तो 21 इंटू 1। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है, सब मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो 311 आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज़ एम बी। तो अब क्वेश्चन में हमको मोलारिटी भी पता है, इस इक्वेशन में देखें अगर हम, तो मोलारिटी पता है हमको कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ डब्ल्यू बी भी पता है, मास ऑफ नेलोरफिन 1.5 इंटू 10⁻³ एम बी भी अभी अभी हमने निकाला, हमने मोलर मास कितना 311। क्या नहीं पता है हमको, डब्ल्यू ए नहीं पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वो हम अब यहाँ पे सब वैल्यूज़ रख के पहले निकाल लेते हैं। तो अब अगर हम सारी वैल्यूज़ रख दें तो उसको कैलकुलेट करें तो डब्ल्यू ए आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। पर क्वेश्चन में तो हमसे सॉल्वेंट का मास पूछा नहीं जा रहा, हमसे तो पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन कितना दें कि डोज पूरा हो जाए। तो अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मास हमने अभी अभी निकाला 3.21, सॉल्यूट का मास है 1.5 इंटू 10⁻³ सॉल्यूट कौन है, नेलोरफिन है, और उसका मास क्वेश्चन में गिवन था तो वही लिख देंगे 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। तो 3.21, और इसको अगर लिख लें तो ये हो जाएगा 0.0015, और दोनों को ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा 3.21 ग्राम्स। ठीक, तो ये हो गया। तो अगर हम जो सोल्यूशन उन्होंने बना के रखा है उसका 3.21 ग्राम्स दे दें अगर, तो नेलोरफिन की जो डोज है 1.5 mg वो कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक क्वेश्चन है, अच्छा समझ के करेंगे तो हो जाएगा। So that was question number 29. Next is question number 36. पढ़ ले पहले, लंबा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए was dissolved, मोलर मास भी दिया है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए मोलर मास 140 ग्राम पर मोल was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torr. क्या कह रहे हैं भाई, बहुत कुछ है इसमें। तो एक सोल्यूशन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, दो कंपोनेंट है A और B। A कितना है, पहली लाइन में लिखा है देखो 100 ग्राम ऑफ लिक्विड है, तो ए कितना है भाई 100 ग्राम है। फिर थर्ड लाइन में लिखा है 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, तो बी कितना है 1000 ग्राम है। ए का मोलर मास भी गिवन है, ब्रैकेट में लिखा था मोलर मास 140 ग्राम पर मोल, तो उसका मोलर मास भी लिखा है ए का। बी का भी मोलर मास लिखा है ब्रैकेट में 180। तो एक सोल्यूशन है, दो कंपोनेंट से बना है ए और बी। अब ए कितना डिज़ोल्व किया गया है 100 ग्राम, बी कितना डिज़ोल्व किया गया है 1000 ग्राम। ए का मोलर मास गिवन है 140 ग्राम पर मोल और बी का भी मोलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल।
फिर उन्होंने बी का हमें एक और चीज़ दिया है, यहाँ देखो क्या लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी यानी प्योर सॉल्वेंट, जब बी अकेला था, उसके अंदर और दूसरा कोई कंपाउंड हमने डिज़ोल्व नहीं किया था, तो उस समय बी का जो वेपर प्रेशर था वो भी उन्होंने दिया है, कितना, 500 टॉर। तो प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर यानी प्योर सॉल्वेंट जो था बी, उसका वेपर प्रेशर दिया है 500। अब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम पी नॉट लगा के लिखते हैं, तो मतलब हमको पी नॉट बी दिया हुआ है, कितना, 500। आगे देखें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो बी जब प्योर था, उसमें दूसरा कोई डिज़ोल्व नहीं था, तब उसका तो वेपर प्रेशर उन्होंने दे दिया है 500। ए का नहीं दिया है, ए का वो बोल रहे हैं निकालो कि प्योर लिक्विड ए, मतलब जब ए अकेला था, उसमें दूसरा कुछ डिज़ोल्व नहीं था, तो उसका क्या प्रेशर था ये हमें निकालना है। तो पी नॉट ए निकालना है एक, तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन दी सोल्यूशन। और फिर वो कह रहे हैं कि जब सोल्यूशन बन गया तब ए का वेपर प्रेशर क्या था ये भी निकालना है। तो जब सोल्यूशन नहीं बना था तब क्या था उसका वेपर प्रेशर ए का, और जब सोल्यूशन बन गया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। और लास्ट लाइन में उन्होंने जो सोल्यूशन बनाया है उसका वेपर प्रेशर दे दिया है, कितना दिया है, 475। अब ये पूरा क्वेश्चन राउल्स लॉ पे है, हम ज़रा देख लें। जब सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके वेपर प्रेशर को ऐड करके आता है। तो मतलब पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पी बी वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक, तो पी एस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, ए के वेपर प्रेशर और बी के वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है 475। अब राउल्स लॉ के हिसाब से पी बी जो होता है, मतलब किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज़ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो पी बी का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट बी का प्योर सॉल्वेंट जब था वो तब का उसका वेपर प्रेशर इनटू सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन। तो पी बी इज़ इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ऐसा लिख सकते हैं राउल्स लॉ से। ठीक है, सबको राउल्स लॉ याद रख लेना है। तो पी एस इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ऐसा लिख लिया। तो अब तुम लोग कहोगे कि पी ए को भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, पर फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें पी बी से काम चलाना है, तो उसको हमने लिख दिया है। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं कि पी एस इज़ इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, तो फिलहाल हम नहीं लिखेंगे, ए को मैं नहीं छेड़ रही हूँ, उसका अभी हमें काम नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमें जो है एक्स बी की ज़रूरत है, यहाँ पर पी नॉट बी तो दिया है 500, एक्स बी की ज़रूरत है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स बी जो है उसको निकालेंगे। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है बी का। मोल फ्रैक्शन कैसे आता है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स ऊपर रख देंगे और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स नीचे रख देंगे। तो किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, बी का, तो बी के नंबर ऑफ़ मोल्स ऊपर रखेंगे और ए और बी यानी टोटल करके उसको नीचे रख देंगे। तो पहले निकाल लें नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। हमने उधर पीछे देखा कितना बी लिया गया था 1000, और उसका मोलर मास कितना था 180। डिवाइड करेंगे तो बी के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए 5.56। इसी तरह एन ए, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए का मास दिया था 100, मोलर मास था 140। डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए 0.71। तो एन ए आ गया, एन बी आ गया। अब उन सबको रख देंगे एक्स बी की इक्वेशन में, तो हमारा एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा कितना, 0.886। अब एक चीज़ और याद कर लें कि हमसे कहा जाता है कि जब सोल्यूशन बनता है तो उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज़ इक्वल टू 1, इसमें से एक्स बी हमको पता है, तो थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स ए भी आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी आ गया कितना, 0.114। तो एक्स बी आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स ए आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इसका क्या यूज़ है आगे देखें।
अब हम इक्वेशन वापस से देखें अपनी, पी एस इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी एस इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी एस मतलब टोटल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है 475, पी नॉट बी क्वेश्चन में गिवन है कितना 500, एक्स बी अभी अभी हमने निकाला 0.886, ये सब वैल्यूज़ रख देंगे तो पी ए आ जाएगा, कितना आया 32। अब हमें पता है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए यानी ए का वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो ए का वेपर प्रेशर सोल्यूशन में किसके बराबर होगा, ए का प्योर था जब वो तब उसका वेपर प्रेशर इनटू ए का मोल फ्रैक्शन। पी ए अभी अभी कितना आया 32, एक्स ए जब हम बी का निकाल रहे थे मोल फ्रैक्शन उसी में हमने निकाल लिया था, कितना आया था 0.114। तो इन दोनों की वैल्यूज़ रख देंगे तो पी नॉट ए भी आ जाएगा, सॉरी पी नॉट ए है ये, ठीक है, दिस इज पी नॉट ए। तो पी ए भी आ गया वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, और पी नॉट ए भी आ गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 36। तो सोल्यूशन बनाया था उन्होंने, दो कंपोनेंट थे, उनका मास वास दिया है, मोलर मास दिया है, एक कंपोनेंट जब प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर भी दिया है, और सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर दिया है, और दूसरे कंपोनेंट का वो कह रहे हैं कि उसका हमें सोल्यूशन में भी वेपर प्रेशर निकालना है, और जब वो प्योर लिक्विड था जब सोल्यूशन नहीं बना था तब भी निकालना है। तो अगर हम राउल्स लॉ हमने समझा है अच्छे से तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में, तो हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़ लेते हैं पहले, क्या लिखा है देखो, बेंजीन एंड टॉल्वीन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। तो इन दोनों को मिक्स करते तो आइडियल सोल्यूशन बनता है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉल्वीन एट 300 केल्विन आर 50.71 mmHg एंड 32.06 mmHg। तो मतलब बेंजीन का और टॉल्वीन दोनों का प्योर फेज में वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक, 50.71 32.06। क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का, किस में, वेपर फेज में। और बेंजीन कितना है 80 ग्राम और टॉल्वीन कितना है 100 ग्राम। तो क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। गुड। क्वेश्चन में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं बेंजीन टॉल्वीन, बेंजीन कितना है 80 ग्राम, टॉल्वीन कितना है 100 ग्राम, ठीक। पी नॉट बी यानी बेंजीन का प्योर फेज में वेपर प्रेशर दिया है, पी नॉट टी टॉल्वीन का भी प्योर फेज में वेपर प्रेशर दिया है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अब निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। तो हम थोड़ा सा याद करें कि वेपर फेज में जब मोल फ्रैक्शन निकालना था तो उसका क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था ये, वेपर वाई मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज इक्वल टू पी अपॉन पी टोटल। तो वाई यानी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज इक्वल टू पी, मतलब जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका सोल्यूशन में प्रेशर अपॉन पी टोटल यानी सोल्यूशन का टोटल प्रेशर, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला है। एक बार और मैं इसको लिख दे रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लें। व्हाट वाज इट, वाई आई क्यों लिखा है, आई वो कंपोनेंट है जिसका हम वेपर फेज में निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो आई ही जिस कंपोनेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन उसी का हम सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऊपर रखेंगे पी आई, और नीचे क्या रखेंगे पी टोटल, मतलब सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। तो अब देखें भाई, तो आई की जगह यहाँ कौन है, बेंजीन है, तो हमें चाहिए होगा बेंजीन का सॉल्यूशन में प्रेशर, और हमें चाहिए सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर भी चाहिए क्योंकि हमें पी टोटल चाहिए। तो पहले हम टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। पी एस इज इक्वल टू पी बी प्लस पी टी, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट टी एक्स टी, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राउल्स लॉ से है ये। हमें क्या चाहिए, एक्स बी, पी नॉट बी और पी नॉट टी, ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो पी नॉट बी पी नॉट टी दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, हमें एक्स बी और एक्स टी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखेंगे। किसका निकालना है यहाँ, बेंजीन का,
तो बेंजीन के नंबर ऑफ़ मोल्स ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स नीचे रखेंगे। बेंजीन के नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे आएंगे, कितना बेंजीन लिया गया है 80, मोलर मास कितना होता है 78, फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो बेंजीन के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए कितने 1.026। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ टॉल्वीन कैसे निकालेंगे, कितना दिया है हमको 100 ग्राम, मोलर मास कितना 92, फार्मूले से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 1.087। तो दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए। अब यहाँ रख देंगे, ऊपर रखेंगे बेंजीन के नंबर ऑफ़ मोल्स 1.062 और नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स, मतलब बेंजीन और टॉल्वीन के नंबर ऑफ़ मोल्स ऐड करके, तो XB आ जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बेंजीन। अब अगेन हमें पता है कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो XB की वैल्यू रख देंगे तो XT यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन भी आ जाएगा। तो हमें क्या क्या चाहिए था टोटल प्रेशर निकालने के लिए, P0B और P0T, मतलब बेंजीन और टॉल्वीन का प्योर फेज में वेपर प्रेशर, वो क्वेश्चन में गिवन है। और क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए बेंजीन का XB और मोल फ्रैक्शन चाहिए टॉल्वीन का XT, तो दोनों निकाल लिया हमने। XB कितना आया 0.486, XT कितना आया 0.514। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम क्वेश्चन में रख देंगे तो PS यानी टोटल जो प्रेशर है वो आ जाएगा। ठीक, तो टोटल प्रेशर अब देखते हैं कितना आया। ठीक है, तो हमने सब वैल्यूज़ रख दी और हमारा टोटल प्रेशर आ गया सारी वैल्यूज़ रखने के बाद 41.13। अब ये वाला पोर्शन देखो मैंने रेड से जो है उसको कवर कर दिया है। क्यों कवर कर दिया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमको। क्या फॉर्मूला था हमारा कि y इज़ इक्वल टू P अपॉन P टोटल, है ना। तो P यानी बेंजीन का वेपर प्रेशर अपॉन P टोटल, तो P टोटल मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो तो निकल गया 41.13। P क्या है, बेंजीन का सोल्यूशन में वेपर प्रेशर, मतलब PB क्या होता है, PB इज़ इक्वल टू P0B इंटू XB। P0B क्वेश्चन में गिवन है 50.171, XB हमने कैलकुलेट किया था 0.486, तो इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.65। तो PB यानी बेंजीन का सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना है 24.65। तो 24.65 ऊपर रखेंगे, टोटल प्रेशर नीचे रखेंगे और हमें YB यानी बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। पढ़ो, देखो क्या है। द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कॉम्पोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन with appropriate proportion of 20% is to 79% by volume at 298 K. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere at 298 K if the Henry's law constant for oxygen and nitrogen are 3.30 into 10 to power 7 mm and 6.51 into 10 to power 7 mm respectively. Calculate the composition of these gases in water. बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, ये देखें फिगर ज़रा, वाटर है और वाटर के ऊपर एयर है और एयर और वाटर आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो वाटर है किसी कंटेनर में, उसके ऊपर क्या भरा है, एयर भरा है, और एयर और वाटर आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और इस समय जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है तो एयर का प्रेशर कितना है इस समय, टोटल प्रेशर एयर का 10 एटमॉस्फेयर है। अब टोटल प्रेशर बहुत सारी गैसेस होती हैं उनकी वजह से है, और यहाँ पे जिन गैसेस की बात हो रही है, दो ही गैसेस की बात हो रही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर और एयर आपस में इक्विलिब्रियम में है। जब ये इक्विलिब्रियम में है उस समय एयर का टोटल प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है। दो मेन कंपोनेंट की बात हो रही है, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन एयर के हैं इस वक्त। नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन है 79%, क्वेश्चन में दिया है, और ऑक्सीजन है कितनी 20%, ये भी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन 79% है, ऑक्सीजन कितनी है 20%। अब क्या करें,
अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, निकालना है हमें कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर। ठीक है, यहाँ लिखा है इन्होंने, कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेस। कॉम्पोजिशन निकालने का मतलब है कि हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, किसका किसका, N2 और O2 का। फॉर्मूला क्या यूज़ करें अभी तक समझ में नहीं आया। लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है ना, और गैस डिज़ोल्व हो रही है लिक्विड में, तो गैस जब लिक्विड में डिज़ोल्व होती है तो हमारे पास एक ही लॉ है, कौन है, हेनरीज लॉ। वो तो वही हमें यहाँ यूज़ करना है। और हेनरी लॉ का इक्वेशन क्या है, P इज़ इक्वल टू KH(x). ठीक, क्या इक्वेशन है, P इज़ इक्वल टू KH(x). अब देखें, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, नाइट्रोजन के लिए भी निकालना है और ऑक्सीजन के लिए भी। तो नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा P0N2 इज़ इक्वल टू KH(x)N2, और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा PO2 इज़ इक्वल टू KH(x)O2। ठीक, तो दोनों के लिए डिवाइड करके ऐसे लिख दिया है। अब PN2 यानी नाइट्रोजन का जो एयर प्रेजेंट है उसमें कितना प्रेशर, कि मतलब कितना हिस्सा नाइट्रोजन का है, ये कैसे निकालेंगे। टोटल प्रेशर कितना है 10, और नाइट्रोजन कितनी है 79%, मतलब 10 में से 79% कंट्रीब्यूशन किसका है, नाइट्रोजन का है। तो 10 इंटू 79/100 दैट इज़ 7.9 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है, नाइट्रोजन की वजह से है। इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे 760 से इंटू करके। तो नाइट्रोजन की वजह से प्रेशर कितना है 6004 PN2 आ गया। ठीक, नाइट्रोजन के लिए KH की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ लिखा है भाई, देखो At this, if the Henry's law constant for oxygen and nitrogen are 3.30 into 10 to power 7 mm and 6.51 into 10 to power 7 mm, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हेनरीज कांस्टेंट KH की वैल्यू गिवन है। तो PN2 हमने निकाल लिया। ठीक, और KH की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो PN2 निकाल लिया, KH की वैल्यू गिवन है, तो XN2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, कितना आ गया 9.22 इंटू 10 टू पावर -5। ठीक, ऑक्सीजन देखो इसी तरह PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब जो एयर का टोटल प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन की कितनी हिस्सेदारी है, तो टोटल प्रेशर 10 है, ऑक्सीजन है कितनी 20%, तो 10 इंटू 20%, तो 10 इंटू 20/100 मतलब 2 एटमॉस्फेयर, 760 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1520 mm। तो टोटल प्रेशर में से ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 1520। KH की वैल्यू इक्वेशन में गिवन है, तो PO2 हमने निकाल लिया, KH की वैल्यू इक्वेशन में गिवन है, दोनों की वैल्यूज रख देंगे, XO2 आ जाएगा, कितना आया 4.61 इंटू 10 टू पावर -5। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थोड़ा थोड़ा करके मतलब 4 5 7 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे, दिमाग में बैठा बैठा के, तो सॉल्व हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। सारे क्वेश्चन एक साथ उठा के करने की कोशिश करेंगे, और बिना समझे करने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज करेंगे और कल जब दोबारा पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे क्या करना है इसमें, लगता है कभी देखा ही नहीं है। तो 4 5 करके और कंसेप्ट को समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।